गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने मेज कल्टीवेशंस को कंप्लीट किए हैं। इस सेशन में हम 5वें नंबर का कल्टीवेशन, जो कि पिछले सेशन में हम मेज एंड बार्ले के कल्टीवेशन को कंप्लीट किए हैं, इस सेशन में हम 5th नंबर का कल्टीवेशन, जो कि नेमरासुंडा के एग्रोनॉमी पार्ट से संबंधित है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाजरा कल्टीवेशन। बाजरा का साइंटिफिक नेम पेनिसेटम अमेरिकन होता है, पेनिसेटम अमेरिकन होता है। बाजरा का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो पेनिसेटम टाइफाइड्स होता है, या फिर पेनिसेटम अमेरिकनम के नाम पे जाना जाता है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? तो बाजरा का क्रोमोसोम नंबर 14 होता है। बाजरा का क्रोमोसोम नंबर 14 होता है। मेज का क्रोमोसोम नंबर 20 होता है। जबकि बार्ले का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? तो बार्ले का क्रोमोसोम नंबर 14 होता है। बाजरा का क्रोमोसोम नंबर 14 बार्ले और बाजरा दोनों का ही क्रोमोसोम नंबर 14 होता है। पी का क्रोमोसोम नंबर 14 होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू बाजरा कल्टीवेशन। बाजरा इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक कैंडल मिलेट्स, डार्क मिलेट्स, स्पाइक्ड मिलेट्स। यानी कि बाजरा को अन्य नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बाजरा को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें आपका कैटल मिलेट आता है, कैंडल मिलेट आता है, डार्क मिलेट आता है, स्पाइक्ड मिलेट आता है। यानी कि बाजरा का जो अन्य नाम होता है कौन कौन सा होता है? तो बाजरा का जो अन्य नाम होते हैं उसमें आपका कैटल मिलेट्स आता है, कैंडल मिलेट्स आता है, डार्क मिलेट्स आता है एंड स्पाइक्ड मिलेट आता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स एट द रेट 2.7% इज फाउंड इन बाजरा एमंग द सीरियल्स। यानी सीरियल्स के अंतर्गत देखा जाए तो बाजरा में सबसे ज़्यादा मिनरल की मात्रा पाई जाती है। कितना? तो 2.7 के आसपास पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान हैविंग फर्स्ट पोजीशन बाथ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ बाजरा। यानी कि बाजरा के एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों में पहला स्थान किसका है? तो राजस्थान। यानी कि बाजरा के एरिया एंड प्रोडक्शन से, बाजरा के टोटल एरिया एंड टोटल प्रोडक्शन में पहला स्थान किस राज्य का है? तो वो आपका राजस्थान का है। नेक्स्ट पॉइंट, in pearl millet the roots coming out from the second and third nodes provided support to the plants and are called prop or brace roots। यानी इन पर्ल मिलेट, यानी पर्ल मिलेट्स में जो रूट्स आता है कहाँ से? तो सेकेंड एंड थर्ड नोड्स से। तो यह क्या प्लांट को प्रोवाइड करता है? तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी को हम प्रॉप या फिर ब्रेस रूट के नाम से जानते हैं। फिर से इन पर्ल मिलेट्स, यानी बाजरे में जो रूट्स आता है कहाँ से? तो सेकेंड एंड थर्ड नोड्स से जो रूट निकलता है यह पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी को हम प्रॉप या फिर बेस रूट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाईएस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप एमंग सीरियल्स एंड मिलेट्स। यानी सभी प्रकार के मिलेट्स के अंतर्गत देखा जाए या फिर सभी प्रकार के सीरियल्स क्रॉप्स के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ड्रॉट के प्रति टॉलरेंट क्रॉप्स होता है वो आपका बाजरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एमंग द सीरियल्स द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर पर्ल मिलेट इज लोवेस्ट 250 से 500 मिलीमीटर बट सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। यानी कि सीरियल्स के अंतर्गत देखा जाए जो पानी की आवश्यकता होती है बाजरा को या फिर पर्ल मिलेट को, यह सबसे कम होती है। 250 से 500 मिलीमीटर इसको पानी की आवश्यकता होती है और यह वाटर लॉगिंग के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव क्रॉप्स होता है। नेक्स्ट है, इन पर्ल मिलेट द इन्फ्लोरेसेंस इज प्रीडोमिनेंटली प्रोटोगाइनस एंड देयरफॉर स्टिग्मा आर सीन ए फ्यू days before the appearance of anthers which greatly facilitate natural cross pollination। यानी कि पर्ल मिलेट्स में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो प्रीडोमिनेंटली तरीके से आपका प्रोटोगाइनस सिग्नेचर में पाया जाता है एंड देयरफॉर स्टिग्मा आर सीन ए फ्यू डेज बिफोर द अपीयरेंस ऑफ एंथर्स। यानी एंथर्स के अपीयरेंस के कुछ दिन बाद ही इसमें स्टिग्मा भी दिखाई देने लगता है। विच ग्रेटली फैसिलिटेट नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशंस को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या फिर बढ़ावा देता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू बाजरा कल्टीवेशन। सीड रेट कितना होता है, तो बाजरा का जो सीड रेट होता है वो कितना होता है, तो बाजरा का सीड रेट फॉर डायरेक्ट यदि हम सोविंग करते हैं तो 4 से 5 किलोग्राम सीड रेट इसकी आवश्यक होती है, लेकिन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो केवल 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। यानी कि डायरेक्ट सोविंग के लिए डायरेक्ट यदि हम सोविंग करते हैं बाजरा का तो इसका सीड रेट 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, लेकिन ट्रांसप्लांटिंग जब करते हैं तो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका सीड रेट रखा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हाइब्रिड वराइटीज ऑफ बाजरा। हाइब्रिड वराइटीज ऑफ बाजरा। फर्स्ट पॉइंट आपका टिप्ड 23A फर्स्ट वाज द फर्स्ट मेल स्टाइल लाइन ऑफ पॉली मिलेट। यानी कि टिप्ड 23A फर्स्ट यह प्रथम मेल स्टाइल लाइन होता है पॉली मिलेट। यानी बाजरा का जो प्रथम मेल स्टाइल लाइन होता है वो आपका टिप्ड 23A फर्स्ट होता है। नेक्स्ट फर्स्ट हाइब्रिड की बात करते हैं तो बाजरा का जो प्रथम हाइब्रिड है हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट है, जिसे हम HB फर्स्ट के नाम से जानते हैं। इसको कब रिलीज किया गया था, सन 1965 ईस्वी में इसको रिलीज किया गया था फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब से। ईट क्रॉस फॉर टू टिप्ड 23A जो कि मेल स्टाइल के नाम से जाना जाता है इंटू BIL 3B के क्रॉस से निकाला गया। यानी कि बाजरा के जो प्रथम हाइब्रिड का नाम क्या है, तो बाजरा के प्रथम हाइब्रिड का नाम हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट है, जो कि 1965 ईस्वी में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकाला गया, जो कि लुधियाना पंजाब में सिचुएटेड है। और इसका क्रॉस किसके बीच में, यानी कि किसके क्रॉस से निकाला गया है, तो टिप्ड 23A मेल स्टाइल लाइन इंटू BIL 3B के क्रॉस से निकाला गया। नेक्स्ट पॉइंट HHB 67 पूसा मोती BJ 104 ये IARI से निकाली गई वैरायटी होती है। यानी कि HHB 67 पूसा मोती एंड BJ 104 जो वैरायटी होती है वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से निकाली गई बाजरा की वैरायटी होती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट वैरायटी MPMH 17 MPMH 21 MH 179 RHB 233 RHB 234। यानी कि MPMH 17 MPMH 21 MH 179 एंड RHB 233 एंड 234 ये सभी जो होती है वो बाजरा की वैरायटी जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट धन शक्ति इट इज़ फर्स्ट आयरन रिच बायो फोर्टिफाइड वैरायटी ऑफ पॉली मिलेट। यानी कि धन शक्ति जो होती है वो प्रथम आयरन से बायो आयरन यानी कि बाजरा की प्रथम वैरायटी जिसका नाम धन शक्ति यानी कि बाजरा की वैरायटी का नाम धन शक्ति है, इसमें आयरन की प्रधानता पाई जाती है और पॉली मिलेट की बायो फोर्टिफाइड वैरायटी के रूप में यह जानी जाती है। यानी जो धन शक्ति यानी बाजरा की जो प्रथम फोर्टिफाइड वैरायटी है वो आपका धन शक्ति है, क्योंकि इसमें आयरन की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट वैरायटी है PHB 10 यानी पंजाब हाइब्रिड बाजरा 10 हाइब्रिड रिलीज फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1975 यानी 1975 ईस्वी में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि लुधियाना पंजाब में सिचुएटेड है, यहाँ से हाइब्रिड बाजरा को रिलीज किया गया था। उसका नाम PHB 10 है। नेक्स्ट है नेपियर ग्रास डिस्कस अबाउट नेपियर ग्रास का मतलब क्या होता है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ फॉरेज वैरायटी ऑफ पूसा नेपियर फर्स्ट द फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन वाज कैरिड आउट इन 1947 बिटवीन पेनिसेटम पर्पुरियम एंड पेनिसेटम ग्लाउकम। यानी कि नेपियर ग्रास जो होता है वह फॉरेज वैरायटी के रूप में इसे विकसित किया गया है, जिसका नाम पूसा नेपियर फर्स्ट है। द फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन वाज कैरिड आउट इन 1947 यानी 1947 ईस्वी में 1947 ईस्वी में पेनिसेटम पर्पुरियम एंड पेनिसेटम ग्लाउकिन के क्रॉस से जो प्रथम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड विकसित किया गया था उसका नाम पूसा नेपियर फर्स्ट है, जो कि नेपियर ग्रास की एक वैरायटी है। नेक्स्ट छठवें नंबर का कल्टीवेशन है ज्वार कल्टीवेशन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ज्वार का साइंटिफिक नेम सोरगम बाइकलर होता है। क्रोमोजोम नंबर इसका 20 होता है। यानी बीज मक्का और ज्वार दोनों का क्रोमोजोम नंबर 20 होता है, जबकि बाजरा और बार्ले और बाजरा का क्रोमोजोम नंबर 14 होता है, लेकिन मक्का और ज्वार का क्रोमोजोम नंबर 20 होता है। नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ सोरगम का जो प्रथम हाइब्रिड उसका क्या नाम है, तो CSH फर्स्ट है। कब रिलीज किया गया था, तो 1964 ईस्वी में इसको रिलीज किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट ज्वार इज नेटिव ऑफ अफ्रीका यानी कि ज्वार का जो ओरिजिन प्लेस होता है वो अफ्रीका माना जाता है। नेक्स्ट है बीच बीट स्ट्राइगा स्पेसीज यानी बीच बीट को हम स्ट्राइगा स्पेसीज के नाम से जानते हैं। ये पार्शियल रूट पैरासाइट होता है, जो कि बीच इज मेजर प्रॉब्लम इन सोरगम एंड पॉली मिलेट प्रोडक्शन। यानी कि बीच बीट या फिर बीच बीट का साइंटिफिक नेम स्ट्राइगा स्पेसीज होता है। यह एक प्रकार का पार्शियल रूट पैरासाइट
खरपतवार होता है जो कि सोरगम एंड पर्ल मिलेट के प्रोडक्शंस में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट है सीड रेट ऑफ ज्वार। ज्वार का सीड रेट कितना होता है? तो ज्वार का सीड रेट 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट सीड रेट फॉर फॉडर पर्पज से, यानी अगर हम चारे के लिए यदि ज्वार को उगाते हैं तो इसका सीड रेट कितना होता है? तो 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। यानी मेज के समान ही, यानी मेज पे भी फॉडर पर्पज से कितना सीड रेट होता है? तो 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और ज्वार में भी सीड रेट 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। दोनों ही चारे के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि साइलेज के लिए सबसे बेस्ट जो ग्रास होता है वो आपका मेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द बेस्ट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ रबी ज्वार, यानी रबी ज्वार की सबसे अच्छी यील्ड देने वाली वैरायटी का नाम M35 फर्स्ट एक है। यानी कि फिर से द बेस्ट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ रबी ज्वार, यानी रबी ज्वार की जो सबसे बेस्ट हाई यील्डिंग वैरायटी होती है वो M35 फर्स्ट होता है, M35 फर्स्ट होता है। नेक्स्ट SSG 58-8 इज ए मल्टी कट फॉडर वैरायटी ऑफ सोरगम, यानी सोरगम की जो बहुत बार कट करने वाली जो वैरायटी है उसका क्या नाम है? तो SSG 58-8 है। यानी कि सोरगम की जो बहुत बार काटे जाने वाली वैरायटी का नाम क्या है? तो SSG 58-8 है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्राट एंड सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी ऑफ सोरगम, यानी सोरगम की ड्राट एंड सैलिनिटी दोनों के प्रति टॉलरेंट वैरायटी का क्या नाम है? तो CSH9 होता है। यानी कि ड्राट एंड सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी ऑफ सोरगम, यानी सोरगम की ड्राट एंड सैलिनिटी दोनों के प्रति जो रेसिस्टेंट वैरायटी होता है वो आपका CH9 होता है। नेक्स्ट है सोरगम इज कंसिडर्ड एज कैमल क्रॉप बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंट टू ड्राट, यानी कि सोरगम को हम कैमल क्रॉप के नाम से जानते हैं क्योंकि इसकी जो ड्राट के प्रति रेसिस्टेंसी होती है वो इसका ड्यूरेशंस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यानी कि ड्राट को बहुत ज़्यादा समय तक सहन करने की क्षमता इसमें पाई जाती है, इसीलिए इसे कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कैमल भी एक बार यदि वाटर अपटेक कर लेता है तो बहुत दिनों तक पानी नहीं पीता है, तो उसी कंडीशन के कारण सोरगम को कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक रेसेस ऑफ सोरगम, यानी सोरगम की जो आधारभूत रेसेस है कौन कौन सा है? एक तो आपका बैकलर है, दूसरा आपका घिनिया है, तीसरे नंबर पे कार्डेटम है, चौथे नंबर पे काफिर एंड पाँचवें नंबर पे दुर्रा है। यानी बेसिक रेसेस ऑफ सोरगम, यानी सोरगम की कौन कौन सी बेसिक रेसेस है या फिर जो बेसिक स्पेसीज हैं, इसमें आपका सोरगम बैकलर आता है, सोरगम गिनिया आता है, सोरगम कार्डेटम आता है, सोरगम काफिर आता है और सोरगम दुर्रा आता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेल स्टाइल वैरायटी, यानी कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मेल स्टाइल वैरायटी होती है किसकी? तो सोरगम की, तो कंबाइन काफिर 60 होती है। यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेल स्टाइल वैरायटी ऑफ सोरगम, यानी सोरगम की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मेल स्टाइल वैरायटी होता है उसका नाम कंबाइन काफिर 60 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सोरगम क्रॉप फॉर फॉडर पर्पज शुड बी यूज्ड आफ्टर 50% फ्लावरिंग बिकॉज सोरगम लीव्स एट नी स्टेज प्रोसेस ए हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोसाइनिक एसिड, जिसे हम HCN के नाम से जानते हैं, इसी को हम धुरिन के नाम से जानते हैं, इसी को पोरिसिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विच इज पॉइजनस टू एनिमल्स, यानी कि जो सोरगम क्रॉप्स होता है यह फॉडर पर्पज से, यानी सोरगम क्रॉप फॉर फाडर पर्पज, यानी फाडर पर्पज के लिए जो सोरगम की फसल होती है इसमें 50% फ्लावरिंग होने पर ही, ठीक, 50% फ्लावरिंग के बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। यानी कि सोरगम क्रॉप यदि हम फाडर पर्पज से सोरगम को फाडर पर्पज के लिए, यानी कि चारे के पर्पज से यदि हम सोरगम को उगाते हैं तो 50% जब इसमें फ्लावरिंग हो जाती है तभी इसका यूज करना चाहिए एनिमल को। बिकॉज सोरगम लिव्स एट नी स्टेज प्रोसेसेस ए हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोसाइनिक एसिड, यदि जो सोरगम का जो लिप्स होते हैं, यानी सोरगम की जो लिप्स होती हैं, यदि वह सोरगम की लिप्स नी स्टेज पर, यानी कि घुटने की स्टेज पर, नीचे सोरगम का जो लिप्स होती हैं उसमें घुटने के स्टेज पर हाइड्रोसाइनिक एसिड की मात्रा या फिर धुरिन की मात्रा या फिर पोरिसिक एसिड की मात्रा ज़्यादातर पाई जाती है, जो कि पॉइजनस होती है किसके लिए? तो एनिमल के हेल्थ के लिए, जिसके कारण पशु मर भी जाता है। इसीलिए 50% जब फ्लावरिंग हो जाए तभी पशुओं को ज्वार के चारे या फिर सोरगम के चारे को खिलाना चाहिए। नेक्स्ट, under drought conditions if animal is grassed up sorghum leaves with 0.5 mg of hydrocyanic acid may be dying under drought conditions of animals, यानी कि सूखे की दशा के अंतर्गत, यानी सूखे दशा के अंतर्गत यदि एनिमल्स इस सोरगम के लिप्स को खा लेता है जिसमें 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोसाइनिक एसिड की मात्रा पाई जाती है तो इसके बाद पशु जो होता है वो पूरी तरह से मर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सोरगम इज कॉल्ड द कैमल ऑफ डिजर्ट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस गुड यील्ड
कल्टीवेट अंडर हाई टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर कंडीशंस। यानी सोरघम को कैमल ऑफ डिजर्ट, यानी कि सोरघम इज कॉल्ड द कैमल ऑफ डिजर्ट, यानी सोरघम को डिजर्ट का कैमल कहा जाता है क्योंकि प्रोड्यूसेस गुड यील्ड अंडर हाई टेम्परेचर, क्योंकि सोरघम जो होता है वो हाई टेम्परेचर और लो सॉयल मॉइस्चर के अंतर्गत बहुत ही अच्छा यील्ड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सोरघम। सोरघम के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है? पैनिकल कहा जाता है। इसी को हम हिट्स के नाम से भी जानते हैं। यानी सोरघम में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसे क्या कहते हैं? तो सोरघम एंड राइस दोनों का इन्फ्लोरेसेंस आपका पैनिकल होता है और इसके पैनिकल्स को हेमिट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द सोरघम ग्रेन पुअर इन लाइसिन कंटेंट बट रिच इन ल्यूसिन, यानी कि सोरघम में लाइसिन की मात्रा बिल्कुल ही कम पाई जाती है। यानी सोरघम के दानों में लाइसिन की मात्रा बिल्कुल ही कम पाई जाती है, लेकिन इसमें ल्यूसिन की मात्रा जो होती है वो प्रधानता पाई जाती है। इसमें ल्यूसिन की जो होती है वो प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट, कल्टीवेशन, शुगर कल्टीवेशन, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। शुगर कल्टीवेशन जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक के रूप में कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक में। नेक्स्ट कल्टीवेशन इज शुगर कैन कल्टीवेशन। 7वें नंबर का कल्टीवेशन है शुगर कैन कल्टीवेशन। 7वें नंबर का टॉपिक क्या है? तो 7वें नंबर का टॉपिक है शुगर कैन कल्टीवेशन। शुगर का साइंटिफिक नेम सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू शुगर कैन कल्टीवेशन, सेकेरम ऑफिसिनेरम इज आल्सो नोन एज नोबल कैन, यानी कि सेकेरम ऑफिसिनेरम को हम नोबल कैन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया ग्रेट रिसर्च ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ केन इज डन बाय T.S. वेंकटरमन, हेंस ही नोन एज शुगर केन विजार्ड, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा केन के हाइब्रिडाइजेशन की रिसर्च किसने किया है? तो T.S. वेंकटरमन ने किया है। यानी कि भारत में कि शुगर केन के हाइब्रिडाइजेशन पर सबसे ज़्यादा कार्य किसने किया है? तो T.S. वेंकटरमन ने किया है। इसीलिए इन्हें शुगर केन विजार्ड के नाम से जाना जाता है। यानी शुगर केन का विजार्ड किसे कहा जाता है? तो T.S. वेंकटरमन को कहा जाता है। द वर्ड सेकेरम वो डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड विच मीन्स शर्करा, जिसका मतलब होता है शुगर, यानी कि सेकेरम वर्ड जो होता है वो संस्कृत वर्ड से मिलकर बना होता है जिसमें शर्करा का मतलब होता है शुगर। नेक्स्ट पॉइंट, शुगर इंडस्ट्री इज लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आफ्टर टेक्सटाइल इंडिया। भारत में टेक्सटाइल यानी कपड़ा इंडस्ट्री के बाद, यानी भारत में कपड़ा इंडस्ट्री के बाद जो शुगर इंडस्ट्री होती है यह सबसे बड़ी लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रूप में जानी जाती है। यानी भारत में टेक्सटाइल के बाद जो शुगर इंडस्ट्री होती है यह सबसे बड़ी या फिर लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया 2006 देयर आर अबाउट 582 शुगर फैक्ट्रीज, मैक्सिमम इन महाराष्ट्र है 134, यानी कि भारत में 2006 के डेटा के अकॉर्डिंग कुल कितने शुगर फैक्ट्री हैं? तो 582 शुगर फैक्ट्री हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फैक्ट्री महाराष्ट्र में देखने को मिलती है 134। यानी इन इंडिया 2006 यानी 2006 की डेटा के अकॉर्डिंग यानी इन इंडिया 2006 यानी कि 2006 के डेटा के अकॉर्डिंग 582 शुगर फैक्ट्री जो होती हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो पूरे भारत में टोटल शुगर फैक्ट्री कितनी है? तो 582 है, जिसमें से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 134 शुगर की फैक्ट्री पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम शुगर फैक्ट्री 317 आर इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स फॉलोड बाय प्राइवेट सेक्टर 203 फैक्ट्री, यानी कि सबसे ज़्यादा जो शुगर की फैक्ट्री होती है वो कोऑपरेटिव सेक्टर्स में देखने को मिलती है। कितनी? तो 317 होती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 203 फैक्ट्री देखने को मिलती है। किससे रिलेटेड? तो शुगर केन से रिलेटेड। नेक्स्ट है एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर, यानी शुगर का एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? तो सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर है? तो इंडिया में। दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पे क्यूबा आता है, जबकि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ब्राज़ील में होता है। इंडिया में दूसरे नंबर पे आ जाता है, चाइना तीसरे नंबर पे आ जाता है। प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्टिविटी पेरू में है, जिसे हम साउथ अमेरिका के नाम से जानते हैं। कितना है? तो 115 टन प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। यानी कि यही तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि एरिया कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? तो शुगर केन का सबसे ज़्यादा एरिया अपने इंडिया में है, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ब्राज़ील में होता है। और प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो पेरू में होता है, 115 टन प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है एरिया एंड प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में कितना एरिया और कितना प्रोडक्शन हुआ उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एरिया हमारे भारत में उत्तर प्रदेश में है और
प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। प्रोडक्टिविटी आपका तमिलनाडु में कितना है? तो 99.3 टन प्रति हेक्टेयर, यानी भारत में सबसे ज़्यादा एरिया एंड प्रोडक्शन अपने उत्तर प्रदेश में होता है शुगर केन के केस में, लेकिन प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होता है। कितना? 99.3 टन प्रति हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट है बॉटनी ऑफ शुगर केन, यानी शुगर केन के बॉटनी के बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इस शुगर केन के बॉटनी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। बॉटनी ऑफ शुगर केन फैमिली क्या होता है? तो ग्रेवनी होता है, इसी को हम पोएसी के नाम से जानते हैं। क्रोमोसोम नंबर इसका 80 होता है। पेरेनियल प्लांट्स के रूप में इसे जाना जाता है। इनमें इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, यानी शुगर केन के इन्फ्लोरेसेंस को एरो कहते हैं। बीच एन ओपन ब्रांच्ड पेनिकल, यानी कि खुले हुए ब्रांच्ड पेनिकल को हम एरो के नाम से जानते हैं, जो कि शुगर केन के इन्फ्लोरेसेंस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, शुगर केन एक प्रकार का C4 प्लांट्स होता है और इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसे 12 से 14 घंटे फ्लावरिंग के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यानी कि शुगर केन एक प्रकार का C4 प्लांट होता है। जे बास में इसके लिए ठीक है। जे बास में ज्वार, बाजरा, अरहर, सोरगम एंड मेज, ये सभी जो होते हैं C4 प्लांट के अंतर्गत आते हैं। तो शुगर केन भी एक प्रकार का C4 प्लांट होता है। और यह किस प्रकार का प्लांट होता है? तो इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट होता है। क्या? तो शुगर केन इसको कितने फ्लावरिंग के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होती है? तो फ्लावरिंग के लिए कितने घंटे टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? तो 12 से 14 घंटे तक आवश्यक होता है, इसीलिए इसे इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। अगर 14 घंटे से ज़्यादा प्लांट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है फ्लावरिंग के लिए, तो वो आपका लॉन्ग डे प्लांट में आता है, लॉन्ग डे प्लांट में चला जाता है। वहीं 12 घंटे से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है फ्लावरिंग के लिए, तो उसे शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आता है। शॉर्ट डे सभी जो होते हैं खरीफ होते हैं, जबकि लॉन्ग डे सभी रबी प्लांट्स होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट सभी रबी प्लांट से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शुगर केन इज ट्रॉपिकल plant and gives more yield in southern part of country, so South India is ideal for sugarcane cultivation। यानी शुगर केन एक प्रकार का ट्रॉपिकल प्लांट होता है जो कि ज़्यादा यील्ड देता है। कहाँ पर? तो साउदर्न पार्ट ऑफ कंट्री, यानी कि दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा यील्ड देता है शुगर केन। लेकिन शुगर केन ट्रॉपिकल प्लांट होता है। शुगर केन एक प्रकार का ट्रॉपिकल प्लांट्स होता है जो कि दक्षिणी भारत में बहुत ही ज़्यादा यह यील्ड देता है। सो साउथ इंडिया इज आइडियल फॉर शुगर कल्टिवेशन, इसीलिए शुगर केन के कल्टिवेशंस के लिए जो आइडियल, यानी साउथ इंडिया जो होता है वो शुगर केन के कल्टिवेशन के लिए आइडियल माना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज ओरिजिन प्लेस ऑफ शुगर केन। शुगर केन का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो शुगर केन का ओरिजिन प्लेस न्यू गिनी होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ शुगर केन। देयर आर 3 कल्टिवेटेड एंड 2 वाइल्ड स्पेसीज ऑफ शुगर केन, यानी टोटल स्पेसीज रिलेटेड टू शुगर केन कल्टिवेशन 5, इन विच 3 कल्टिवेटेड एंड 2 वाइल्ड स्पेसीज। फर्स्ट नंबर 1 सेकेरम ऑफिसिनेरम, इसी को हम नोबल केन के नाम से जानते हैं। दिस इज ट्रॉपिकल केन, इसे ट्रॉपिकल केन के नाम से जानते हैं। इसी को नोबल केन के नाम से जानते हैं। और थिक एंड जूसी इसमें, यानी सेकेरम ऑफिसिनेरम जो होता है वो मोटा होता है और इसी जूसी होता है। लो फाइबर कंटेंट, और फाइबर की कंटेंट इसमें कम पाई जाती है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n बराबर 80 होता है। दूसरे नंबर का जो शुगर केन होता है वो सेकेरम बारबरी होता है। ओरिजिन प्लेस इसका इंडिया होता है, इसीलिए इसे इंडियन केन के नाम से जानते हैं। इसमें शुगर की मात्रा कम होती है एंड फाइबर की कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है विथ शॉर्ट एंड थिक स्टाक्स, और इसमें जो स्टाक्स होते हैं वो छोटे और पतले होते हैं। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 82 से लेकर 124 तक होता है। तीसरे नंबर पर पास सेकेरम साइनेंस होता है, इसी को हम चाइनीज केन के नाम से जानते हैं। इसका जो सुक्रोज होता है वो मध्यम होता है, इसमें सुक्रोज होता है मध्यम होता है और फाइबर कंटेंट इस पर ज़्यादा होता है। लॉन्ग एंड थिन इसका स्टाक होता है, यानी कि इसका जो स्टाक होता है वो लंबा और पतला होता है। और इसका क्रोमोसोम नंबर 118 होता है। यही तीनों स्पेसीज हैं किसकी? तो शुगर केन की। अब हम बात करते हैं वाइल्ड स्पेसीज की। तो वाइल्ड स्पेसीज में पहला स्पेसीज आता है सेकेरम स्पॉन्टेनियम होता है। वेरी लो शुगर एंड वेरी हाई फाइबर कंटेंट, इसमें सबसे ज़्यादा फाइबर की कंटेंट पाया जाता है, जबकि शुगर की मात्रा बिल्कुल ही कम पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आपका सेकेरम रोबस्टम होता है जो कि वेरी लो शुगर, इसमें शुगर की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग सीड्स एंड सोविंग टाइम ऑफ शुगर केन, यानी शुगर केन की बीज एंड शुगर केन की बुआई। फर्स्ट पॉइंट, मटेरियल्स यूज्ड फॉर सोविंग नोन एज सीड पीसेस आर सीड सेट्स, यानी कि शुगर केन की बुआई के लिए जिस मटेरियल का प्रयोग करते हैं उसे हम सीड पीसेस या फिर सीड सीड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1 ईयर ओल्ड टॉप 1/3 to half portion of cane being comparatively immature having high glucose content good for germination, यानी कि 1 ईयर ओल्ड, यानी कि 1 वर्ष पुरानी
1/3 भाग हाफ पोर्शन ऑफ केन यानी कि शुगर केन का 1 वर्ष पुराना जिसका 1/3 भाग या फिर 1/आधा भाग यानी कि 1/2 भाग यानी 1/3 से लेके 1/2 भाग तक केन का 1 वर्ष पुराना जो है वो सीड सोविंग के लिए लिया जाता है और यह इमैच्योर होता है। इसमें ग्लूकोज की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका जर्मिनेशन भी अच्छा होता है। यानी कि 1/3 भाग या फिर 1/2 भाग यदि शुगर केन के पार्ट को लेते हैं बुआई के लिए तो इसमें ग्लूकोज की मात्रा अच्छी पाई जाती है, जिसके लिए जर्मिनेशन जो होता है, जिसके कारण जर्मिनेशन जो होता है बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है 3 बर्डेड यानी 3 आँख वाली शुगर केन का सीड रेट कितना होता है, तो 3 आँख वाली शुगर केन का जो सीड रेट होता है 35,000 से 40,000 सीड्स प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाए जाते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम 75 to 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर केन यानी कि जो 35,000 से 40,000 सेट्स का जो वजन होता है यह 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है कि इन केस ऑफ केन। नेक्स्ट पॉइंट, सेट्स शुड बी ट्रीटेड विथ 0.5% सोल्यूशन ऑफ एग्लाल या फिर एरिडान यानी कि जो शुगर केन का जो सेट्स होता है यह 0.5% एग्लाल या फिर एरिडान के सोल्यूशन से ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, टाइम ऑफ प्लांटिंग ऑफ शुगर केन यानी कि शुगर केन के प्लांटिंग का जो समय होता है उसके बारे में डिस्कस किए गए हैं। तो फर्स्ट पे आपका ऑटम प्लांटिंग आता है। ऑटम प्लांटिंग का मतलब प्लांटिंग अक्टूबर इन नॉर्थ इंडिया यानी नॉर्थ इंडिया में अक्टूबर के महीने में ऑटम प्लांटिंग किया जाता है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में अक्टूबर के महीने में प्लांटिंग किया जाता है इन केस ऑफ ऑटम प्लांटिंग। दूसरे नंबर पर अर्धशाली प्लांटिंग आता है, जो कि प्लांटिंग इन जून जुलाई यानी कि अर्धशाली मतलब आधा साल यानी जून जुलाई के महीने में इसमें प्लांटिंग किया जाता है। टेक्स 15 to 18 मंथ फॉर हार्वेस्टिंग और इसमें जो हार्वेस्टिंग का समय लगता है कितना, तो बुआई से हार्वेस्टिंग का समय जो होता है वो 15 से 18 महीने ले लेता है। इट इज़ कॉमनली ग्रोन इन महाराष्ट्र यानी अर्धशाली प्लांटिंग जो था वो साधारणतः महाराष्ट्र में किया जाता है, जो कि साउथ इंडिया के अंतर्गत आता है। तीसरे नंबर पर एक साली या फिर स्प्रिंग प्लांटिंग यानी एक साली शुगर केन को हम एक साली प्लांटिंग को ही हम स्प्रिंग प्लांटिंग के नाम से भी जानते हैं और इसका प्लांटिंग टाइम जो होता है वो स्प्रिंग मतलब जनवरी फरवरी के महीना आते हैं, जनवरी फरवरी में इसका प्लांटिंग किया जाता है। टेक्स अबाउट 1 ईयर टाइम फॉर हार्वेस्टिंग यानी बुआई से हार्वेस्टिंग का समय कितना होता है इसमें, तो 1 साल लग जाता है। इट इज कॉमनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत में एक साली या फिर स्प्रिंग शुगर केन प्लांटिंग ही किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग में प्लांटिंग मेथड्स ऑफ शुगर केन यानी शुगर केन का जो प्लांटिंग मेथड है उसके बारे में डिस्कस किया गया। पहले नंबर पर आपका फ्लैट प्लांटिंग आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू फ्लैट प्लांटिंग ऑफ शुगर केन, planted shallow 8 to 10 सेंटीमीटर डीप फरोज एट 75 to 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस यानी कि 75 से 90 सेंटीमीटर दूरी पर यानी 75 से 90 सेंटीमीटर दूरी पर गहरी खाई खोदकर 8 से 10 सेंटीमीटर सैलो में प्लांटिंग किया जाता है। यानी प्लांटेड सैलो 8 से 10 सेंटीमीटर डीप फरो यानी कि 8 से 10 सेंटीमीटर नाली बनाकर उसमें सैलो प्लांटिंग किया जाता है फ्लैट प्लांटिंग में। और डिस्टेंस कितना रखा जाता है प्लांट टू प्लांट का, तो 75 से 90 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। यानी कि इसमें सीधे सीधे कहने का मतलब है जो फरो की गहराई कितनी रखी जाती है, तो 8 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, जबकि डिस्टेंस कितना रखा जाता है प्लांट का, तो 75 से 90 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। इट इज फॉलोड इन नॉर्थ इंडिया यानी कि फ्लैट प्लांटिंग कहाँ पर फॉलो किया जाता है, तो यह नॉर्थ इंडिया में फॉलो किया जाता है। दूसरे नंबर पर फरो मेथड आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू फरो मेथड ऑफ प्लांटिंग, फरो मेथड प्लांटिंग ऑफ शुगर केन फॉलोड पार्टिकुलरली इन हैवी सॉइल्स यानी कि फरो मेथड ऑफ शुगर केन प्लांटिंग यानी शुगर केन प्लांटिंग का जो फरो मेथड होता है वो हैवी सॉइल्स में विशिष्ट रूप से फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है एडॉप्टेड 10 to 15 सेंटीमीटर डीप फरो इन नॉर्थ इंडिया यानी नॉर्थ इंडिया में 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी कूड़ बनाकर उसमें प्लांटिंग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट 20 सेंटीमीटर डीप फरो इन साउथ इंडिया यानी साउथ इंडिया में 20 सेंटीमीटर गहरी कूड़ बनाकर जो है फरो मेथड फॉलो किया जाता है इनके सब शुगर केन। नेक्स्ट है तीसरे नंबर का मेथड है ट्रेंच मेथड। ट्रेंच मेथड कहाँ पर फॉलो किया जाता है, तो फॉलोड इन टाल ग्रोविंग केन एरिया सच एज कोस्टल एरियाज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉजिंग यानी लॉजिंग से प्रोटेक्ट के लिए यानी कि लॉजिंग से प्रोटेक्शन के लिए कोस्टल एरियाज में शुगर केन के टाल ग्रोविंग कहता है यानी फॉलोड इन टाल ग्रोविंग केन। यानी कि ट्रेंच मेथड का मतलब क्या होता है, जो लंबे शुगर केन के लंबे टाल ग्रोविंग केन यानी शुगर केन को लंबा उगाने के लिए
फिर से ट्रेंच मेथड का मतलब क्या होता है, तो फॉलोड इन टाल ग्रोविंग केन, यानी टाल ग्रोविंग केन के लिए फॉलो किया जाता है किसको, ट्रेंच मेथड को। सच एरियाज कोस्टल एरियाज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉजिंग, यानी कि जहाँ यानी तराई क्षेत्रों में पौधों को गिरने से बचाने के लिए ट्रेंच मेथड को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर ऑफ शुगर केन। हैवी फीडर क्रॉप बट हायर डोजेज ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग राइपेनिंग स्टेज डिक्रीज सुक्रोज कंटेंट इन मैच्योरिंग केन्स, यानी हैवी फीडर क्रॉप यानी कि मैन्यूर्स एंड हैवी यानी शुगर केन एक प्रकार का हैवी फीडर क्रॉप होता है बट हायर लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग राइपेनिंग स्टेज, लेकिन राइपेनिंग स्टेज के दौरान यदि हम हायर डोजेज ऑफ नाइट्रोजन यदि राइपेनिंग यानी शुगर केन के राइपेनिंग के स्टेज पर यानी शुगर केन के राइपेनिंग स्टेज पर यदि हम नाइट्रोजन की अधिक मात्रा दे देते हैं तो इसमें सुक्रोज की मात्रा घट जाती है और ग्लूकोज की मात्रा इसमें बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण शुगर केन मीठा नहीं रह पाता है। यानी कि शुगर केन जो होता है वो हाईवी नाइट्रोजन फीडर क्रॉप होता है, क्योंकि यदि शुगर केन में हम अब मैच्योरिंग के समय या फिर राइपेनिंग के समय हम नाइट्रोजन की अधिक मात्रा दे देते हैं तो इसमें सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ब्लैंक्ड एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ब्लैंक्ड एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन 120 to 150 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम, पोटास 60 किलोग्राम, यानी कि शुगर केन में नाइट्रोजन का ब्लैंक्ड एप्लीकेशन क्या था, यानी शुगर केन में फर्टिलाइजर का ब्लैंक्ड एप्लीकेशन किया जाता है, जिसमें 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, 80 किलोग्राम फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, 60 किलोग्राम पोटास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट द बेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन नॉर्मल सॉइल्स, यानी नॉर्मल सॉइल्स में नाइट्रोजन का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो अमोनियम सल्फेट होता है, जिसमें 20% नाइट्रोजन और 24% सल्फर की मात्रा पाई जाती है। इन सैलाइन सॉइल्स इन यूरिया एंड इन एसिडिक सॉइल्स इज यूज्ड कैन। फिर से द बेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन नॉर्मल सॉइल्स, यानी नॉर्मल सॉइल्स में नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है, तो अमोनियम सल्फेट माना जाता है, जिसमें 20% नाइट्रोजन एंड 24% सल्फर की मात्रा पाई जाती है। इन सैलिन सॉइल्स में नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो सैलाइन सॉइल्स में नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत यूरिया होता है, जबकि एसिडिक सॉइल्स में नाइट्रोजन का सोर्स सबसे अच्छा क्या होता है, तो कैन होता है, जिसे ग्वार खाद, किसान खाद, इसी को हम नाइट्रोलाइम के नाम से भी जानते हैं, इसी को सफ़ेद खाद के नाम से जानते हैं, इसी को न्यूट्रल खाद के नाम से जानते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 25% तक पाई जाती है और इसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। इरिगेशन स्टेजेज इन शुगर केन, यानी शुगर केन में कौन कौन सा इरिगेशन स्टेज होता है, तो एक तरफ आपका फेज दिया, दूसरी तरफ उसका ड्यूरेशन दिया। जर्मिनेशन फेज कितने कब से कब तक होता है, तो 0 से 60 डेज आफ्टर प्लांटिंग, यानी प्लांटिंग के 0 से 60 दिन बाद क्या आता है, तो प्लांटिंग, यानी शुगर केन के प्लांटिंग के 0 से 60 दिन बाद जर्मिनेशन स्टेज आता है। दूसरे नंबर पर फॉर्मेटिव स्टेज आता है और यह कब से कब तक होता है, तो 60 से 130 डेज आफ्टर प्लांटिंग, यानी शुगर केन के प्लांटिंग के 60 से 130 दिन बाद क्या देखने को मिलता है, तो फॉर्मेटिव स्टेज देखने को मिलता है। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन दिस स्टेज, यानी फॉर्मेटिव स्टेज पर ही शुगर केन में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट तीसरे नंबर का जो फेज है ग्रैंड ग्रोथ, जो कि 130 से 250 डेज आफ्टर प्लांटिंग, यानी शुगर केन के प्लांटिंग के 130 से 250 दिन बाद ग्रैंड ग्रोथ पीरियड आता है। चौथे नंबर पे आपका मैच्योरिटी स्टेज आता है शुगर केन का, तो यह कब से कब तक होता है, 250 से 365 डेज आफ्टर प्लांटिंग, यानी शुगर केन के प्लांटिंग के 250 से 365 दिन बाद मैच्योरिटी स्टेज आता है इन केस ऑफ शुगर केन, यानी पूरा 1 साल का सही महीना 1 साल का समय लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट फॉरो मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन इन शुगर केन, यानी कि जो इरिगेशन का फॉरो मेथड होता है यह शुगर केन में इरिगेशन करने का सबसे मोस्ट कॉमन मेथड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अंडर हाई टेम्परेचर सुक्रोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस बिकम पुअर, यानी जब अंडर हाई टेम्परेचर यानी कि अधिक टेम्परेचर के अंतर्गत सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है, जिसके कारण जो शुगर केन की क्वालिटी होती है वो शुगर केन के प्रोडक्शन की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट रेटूनिंग ऑफ शुगर केन में जो रेटूनिंग किया जाता है इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ इकोनॉमिकल टू टेक ओनली वन रेटून क्रॉप, यानी कि शुगर केन में जो रेटूनिंग अपनाया जाता है वो केवल 1 साल अपनाया जाना बहुत ही इकोनॉमिकली होता है, यानी फिर किसान के लिए लाभकारी होता है। केवल 1 साल रेटूनिंग लेना ही किसान के लिए लाभकारी होता है। इन रेटून क्रॉप्स 20% मोर नाइट्रोजन रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू प्लांटेड क्रॉप, यानी कि जो भी नए प्लांटिंग शुगर केन का करते हैं तो उसकी अपेक्षा इसमें 20% अधिक नाइट्रोजन की मात्रा दिया जाता है इन केस ऑफ रेटून क्रॉप्स। नेक्स्ट पॉइंट
नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ शुगर केन बाय यूज ऑफ पोलारिस इन ग्लाइफोसिन एट द रेट 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एट मैच्योरिटी। यानी कि आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ शुगर केन, यानी शुगर केन का जो आर्टिफिशियल राइपनिंग है इसमें क्या करते हैं, तो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ शुगर केन बाय यूज ऑफ पोलारिस ग्लाइफोसिन एट द रेट 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एट मैच्योरिटी। यानी शुगर केन के मैच्योरिटी के समय यदि हम पोलारिस या फिर ग्लाइफोसेट की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं तो शुगर केन में आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि शुगर केन में आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो शुगर केन में आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए पोलारिस और ग्लाइफोसिन की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, वो भी कब, तो शुगर केन के मैच्योरिटी के समय या फिर राइपनिंग के समय। नेक्स्ट है ये आपका क्या है, तो नेक्स्ट आपका टर्म है ब्लाइंड होइंग का मतलब क्या होता है, अंधी गुड़ाई किसे कहते हैं, तो एनी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस इन शुगर केन होइंग आफ्टर प्लांटिंग एंड बिफोर क्रॉप इमरजेंस फॉर द पर्पज ऑफ बीट कंट्रोल। यानी कि बीट कंट्रोल के उद्देश्य से यदि हम बीट कंट्रोल के उद्देश्य से यदि क्रॉप की इमरजेंसी से पहले या फिर प्लांटिंग के बाद हम शुगर केन में किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस करते हैं तो उसी को ब्लाइंड होइंग कहा जाता है। फिर से ब्लाइंड होइंग का मतलब क्या होता है, शुगर केन के प्लांटिंग के बाद और इमरजेंसी से पहले यदि हम उसमें किसी भी प्रकार का प्रैक्टिस करते हैं या फिर निराई गुड़ाई करते हैं तो उसी को ब्लाइंड होइंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। सो केन मैच्योरिटी कैन बी मेजर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। यानी कि जो हार्वेस्टिंग टाइम्स होता है, यानी शुगर केन का हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, तो केन की जो मैच्योरिटी होती है वो निम्नलिखित प्रकार से जो है मेजर किया जा सकता है। नंबर 1 आपका ब्रिक्स रेशियो होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ब्रिक्स रेशियो, शुगर कैन कंसीडर मैच्योर इफ ब्रिक्स वैल्यू आर रिफ्रैक्टोमीटर रीचिंग 16 से 18। यानी शुगर कैन कंसीडर्ड मैच्योर, यानी कि यदि शुगर केन कब मैच्योर होता है, जब इसका ब्रिक्स वैल्यू यानी कि शुगर केन की मैच्योरिटी को मापने के लिए हैंड रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं और इस हैंड रिफ्रैक्टोमीटर का रीडिंग यदि 16 से 18 ब्रिक्स तक पहुंच जाता है तो शुगर केन राइपनिंग हार्वेस्टिंग के लिए मैच्योर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर रीडिंग जूस शुड बी टेकन फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ द स्टैक। यानी कि जूस की रीडिंग लेने के लिए स्टैक के मिडल पोर्शंस को लिया जाता है। यानी कि जूस की रीडिंग लेने के लिए सदैव स्टैक के मिडल पोर्शन से जूस को लेना चाहिए। दूसरे नंबर का मेथड है फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, तो फॉर मैच्योरेशन ऑफ केन फेलिंग टेस्ट सोल्यूशन रीडिंग शुड बी लेस देन 0.5% ग्लूकोज। यानी कि फेलिंग टेस्ट में मैच्योरेशन ऑफ केन यानी केन की मैच्योरिटी का पता लगाने के लिए फेलिंग टेस्ट सोल्यूशंस का रीडिंग जो होता है वो 0.5% ग्लूकोज से की अपेक्षा कम हो जाता है। यानी कि द फॉर मैच्योरेशन ऑफ केन यानी केन के मैच्योरेशंस के लिए फेलिंग टेस्ट सोल्यूशंस का जो रीडिंग होता है वो कितने से कम हो जाता है, तो 0.5% ग्लूकोज की मात्रा से इसका रीडिंग कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉप लॉगिंग का मतलब क्या होता है, तो इसको किसने दिया था, तो क्रॉप लॉगिंग टर्म जो है वो H.F. क्लेमेंट नामक साइंटिस्ट ने दिया था। कहाँ पर, तो हवाई डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ क्रॉप लॉजिंग। यानी क्रॉप लॉजिंग के कंसेप्ट को हवाई द्वीप पर H.F. क्लेमेंट नामक साइंटिस्ट ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द फोलियर डायग्नोसिस कंपेयरिंग द न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ कंपेरेबल लीव्स ऑफ हाई एंड लो यील्ड क्रॉप्स प्लांट जनरली यूज्ड इन शुगर केन इन हवाई। यानी कि शुगर केन यानी समांतर हवाई द्वीप पर शुगर केन में समांतर यानी हवाई द्वीप में शुगर केन में समांतर क्रॉप के लो यील्ड यानी क्रॉप प्लांट के लो यील्ड एंड क्रॉप प्लांट के हाई लीव्स के तुलनात्मक न्यूट्रिएंट के स्टेटस को पता लगाने के लिए फोलियर डायग्नोसिस किया जाता है। इसी को हम क्रॉप लॉजिंग के नाम से जानते हैं। फिर से इट इज़ द फोलियर डायग्नोसिस यानी क्रॉप लॉगिंग जो होता है एक प्रकार का फोलियर डायग्नोसिस होता है। यानी क्रॉप लॉगिंग क्या होता है, तो क्रॉप लॉगिंग एक प्रकार का फोलियर डायग्नोसिस होता है कंपेयरिंग द न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ कंपेरेबल लीव्स ऑफ हाई एंड लो यील्ड क्रॉप प्लांट्स जनरली यूज्ड इन शुगर केन इन हवाई द्वीप्स। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉप लॉगिंग का मतलब क्या होता है, तो क्रॉप लॉगिंग का मतलब द फॉलिंग डाउन ऑफ क्रॉप ड्यू टू स्ट्रांग विंड्स। यानी कि क्रॉप लॉजिंग वो तो आपका क्रॉप लॉगिंग था, क्रॉप लॉगिंग LOGGING था, लेकिन क्रॉप लॉजिंग का मतलब क्या था, LODGING। क्रॉप लॉजिंग का मतलब क्या होता है, तो ये भी शुगर केन में ही टर्म यूज में लाया जाता है। द फॉलिंग डाउन ऑफ क्रॉप ड्यू टू स्ट्रांग विंड यानी तेज हवा के कारण जब पौधा नीचे की तरफ गिर जाती है या फिर तेज हवा के कारण जब फसल नीचे की तरफ गिर जाता है तो उसी को क्रॉप लॉजिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू क्रॉप लॉजिंग, इट प्रिवेंटेड बाय ट्रेंच प्लांटिंग अर्थिंग अप ओवरलैपिंग एंड क्रॉपिंग। यानी कि क्रॉप लॉजिंग से बचाने के लिए कौन कौन सा
प्रिवेंशन प्रयोग में लाते हैं तो ट्रेंच मेथड के द्वारा इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अर्थिंग अप करके भी क्रॉप लॉगिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड रैपिंग करके यानी लपेट कर आपस में पौधों को लपेट कर भी हम क्रॉप लॉगिंग से बचा सकते हैं। इसके बाद क्रॉपिंग यानी सहारा देकर भी हम शुगर केन को गिरने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर लॉजिंग का मतलब क्या होता है, तो ये भी आपका शुगर केन में ही प्रयोग में लाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू वाटर लॉजिंग, द फॉलिंग डाउन ऑफ क्रॉप ड्यू टू फ्लडिंग, यानी फ्लडिंग के कारण यदि पौधा नीचे की तरफ गिर जाता है तो उसी को वाटर लॉजिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि द फॉलिंग डाउन ऑफ क्रॉप ड्यू टू फ्लडिंग, यानी कि फ्लडिंग के कारण यदि पौधा नीचे की तरफ गिर जाता है तो उसी को वाटर लॉजिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट अकर्स व्हेन सैचुरेशन ऑफ द बोथ मैक्रो एंड माइक्रोपोर्स, यानी कि यह कब दिखाई देता है, तो वाटर लॉजिंग कंडीशंस जो होता है उस समय दिखाई देता है जब माइक्रो एंड माइक्रोपोर्स पूरी तरह से पानी से भर जाते हैं या फिर सैचुरेशन कंडीशंस में यह दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट बाई प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर केन, यानी शुगर केन का कौन कौन सा बाई प्रोडक्ट होता है। एक तो आपका बायोगासेस होता है, दूसरे नंबर पर मोलासेस होता है, तीसरे पर आपका प्रेस मध होता है। यानी 3 प्रकार का बाई प्रोडक्ट शुगर केन से प्राप्त किया जाता है। यानी शुगर केन से 3 प्रकार का प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किया जाता है। एक तो आपका बायोगासेस होता है, बायोगासेस होता है यह क्या होता है, तो यूज्ड फॉर फ्यूल एंड पेपर मेकिंग, इसका प्रयोग यानी बायोगासेस का प्रयोग जो होता है वो फ्यूल, ईंधन और पेपर बनाने के लिए किया जाता है। जबकि मोलासेस जिसे हम सिरका के नाम से जानते हैं या एल्कोहल के प्रोडक्शंस के लिए किया जाता है। तीसरे नंबर पर प्रेस मध आता है, इसमें लाइम की मात्रा पाई जाती है, यानी प्रेस मध में लाइम की मात्रा पाई जाती है। रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉल्स, यानी कि एसिडिक सॉल्स के सुधार के लिए प्रेस मध का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एसिडिक अम्लीय मृदा के सुधार के लिए प्रेस मध का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें लाइम की मात्रा पाई जाती है। मोलासेस का प्रयोग एल्कोहल के प्रोडक्शंस में किया जाता है, जबकि बायोगासेस का प्रयोग जो होता है वो फ्यूल एंड पेपर मेकिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इन ब्राज़ील शुगर केन इज ऑल्सो यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ब्राज़ील में शुगर केन का प्रयोग जो होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू शुगर केन, गैसोहल का मतलब क्या होता है, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 80% ऑफ पेट्रोल एंड 20% एल्कोहल फ्रॉम शुगर केन विच आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, यानी कि ऑटोमोबाइल्स में प्रयोग करने के लिए 80% पेट्रोल की मात्रा और 20% एल्कोहल जो कि शुगर केन से यूज किया जाने वाला एल्कोहल होता है, इसी के द्वारा गैसोहल प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। यानी गैसोहल किससे तैयार किया जाता है, तो गैसोहल किससे तैयार किया जाता है, तो गैसोहल में 80% पेट्रोल मिलाया जाता है और 20% इसमें एल्कोहल मिलाया जाता है। यह एल्कोहल शुगर केन से प्राप्त गया होता है। विच आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, इसका प्रयोग जो होता है वो ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डिजीज ऑफ शुगर केन, यानी शुगर केन के कौन कौन से डिजीज होते हैं, उसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है और उसका रिमार्क्स क्या होता है। तो एक तरफ डिजीज दिया, दूसरी तरफ काजल ऑर्गेनिज्म दिया, तीसरी तरफ उसका रिमार्क दिया। रेड रट ऑफ शुगर केन, इसका काजल ऑर्गेनिज्म कालीट्राइकम फाल्केटम होता है। एंड रीडिंग ऑफ द स्टेम पिथ, यानी स्टेम के पिथ का लालपन होना, यही होता है क्या, रेड रट ऑफ शुगर केन का मेन सिम्टम्स। नेट रेटूनिंग स्टंटिंग डिजीज, जो जिसे हम RSD के नाम से जानते हैं। आर का मतलब हो जाएगा रेटूनिंग, एस हो जाएगा स्टंटिंग एंड डिस हो जाएगा डिजीज, यानी रेटूनिंग स्टंटिंग डिजीज जो होता है इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो क्लेबीबैक्टर जाइली होता है। यानी कि रेटूनिंग स्टंटिंग डिजीज का जो काजल ऑर्गेनिज्म होता है वो क्लेबीबैक्टर और जाइली होता है, क्लेबीबैक्टर जाइली होता है। नेक्स्ट है ग्रासी सूट या फिर एल्बिनो, ग्रासी सूट या फिर एल्बिनो का जो काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो फाइटोप्लाज्मा होता है। यानी कि ग्रासी सूट या फिर एल्बिनो का जो काजल ऑर्गेनिज्म होता है फाइटोप्लाज्मा होता है। नेक्स्ट है गमोसिस का जो काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो गमोसिस का जो काजल ऑर्गेनिज्म होता है जैंथोमोनास वेस्कुलेरम होता है, यानी गमोसिस का जो काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो जैंथोमोनास वेस्कुलेरम होता है। नेक्स्ट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन, नेक्स्ट हेडिंग इज इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन। नेक्स्ट हेडिंग इज इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन। फर्स्ट है आपका, एक तरफ आपका इंसेक्ट दिया है, दूसरी तरफ उसका साइंटिफिक नेम दिया है, तीसरी तरफ रिमार्क्स दिया है। सूट बोरर का साइंटिफिक नेम क्या था, काइलो इन्फेस्केटेलस होता है, काइलो इसी को, यानी शुगर केन में जो इंसेक्ट लगता है, कौन सा, शुगर केन में जो सूट बोरर इंसेक्ट लगता है, इसका साइंटिफिक नेम काइलोपार्टिलस या फिर इसी को हम काइलो इन्फुस्कैटेलस के नाम से जानते हैं। रिमार्क में क्या दिया, तो फाउंड डेड हर्ट ऑन ग्रोविंग सूट, यानी कि जो भी सूट हम उगाते हैं उसमें डेड हर्ट के रूप में दिखाई देता है। इट कैन बी मैनेज्ड बाय फोलियर एप्लीकेशन ऑफ कारताप हाइड्रोक्लोराइड, यानी इसको हम किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, तो कारताप हाइड्रोक्लोराइड के द्वारा इसको मैनेज किया जा सकता है, जिसे हम
जिसे हम पादन 4G के नाम से जानते हैं, कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं? तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ ट्राइकोडर्मा काइलोनिस, और ट्राइकोडर्मा काइलोनिस का भी प्रयोग किया जाता है, कितनी मात्रा में? तो 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर, यानी 7 ट्राइकोकार्ड्स का प्रयोग करते हैं। फिर से सूट बोरर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो सूट बोरर का साइंटिफिक नेम काइलोपाटेलस होता है, या फिर काइलो इन्फुस्केटिलस होता है। और यह डेड हर्ट जो है ग्रोविंग सूट पे, यानी कि जो उगाए जाने वाले सूट्स होते हैं उस पर डेड हर्ट के रूप में सिम्टम्स दिखाई देते हैं सूट बोरर में। इट कैन बी मैनेज्ड बाय फोलियर एप्लीकेशन ऑफ कारताप, यानी इसको हम कारताप के फोलियर एप्लीकेशन से, यानी कारताप हाइड्रोक्लोराइड के फोलियर एप्लीकेशन से मैनेज कर सकते हैं। इसी को हम पदम 4G के नाम से जानते हैं। कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं? तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। और इसी में हम ट्राइकोडर्मा काइलोनिस का भी प्रयोग कर सकते हैं, कितनी मात्रा में? तो 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, जिसे हम 7 ट्राइकोकार्ड्स के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट कौन सा है? तो पायरिला। नेक्स्ट इंसेक्ट इज पायरिला। पायरिला का साइंटिफिक नेम पायरिला पर्पुसिल्ला होता है, यानी पायरिला का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो शुगर केन में जो दूसरा इंसेक्ट लगता है उसका नाम पायरिला है, इसका साइंटिफिक नेम पायरिला पर्पुसिल्ला होता है। निम्स एंड एडल्ट्स सक जूस फ्रॉम अंडर साइड ऑफ द लीव्स, यानी पत्तियों की निचली सतह से जूस का जूस को सक करते हैं। इसका नेम फॉर एडल्ट दोनों ही। फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल इट इम्पॉर्टेंट पैरासिटाइड, यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पैरासिटाइड के रूप में जाना जाता है, जो कि लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट होता है। एपीराइकेनिया मेलैनोल्यूका। फिर से निम्फ एंड एडल्ट्स सक जूस फ्रॉम अंडर साइड ऑफ द लीव्स, यानी कि पायरिला जो होता है वो पत्तियों की निचली सतह से जूस को जो है वो इसके, यानी कि पायरिला जो होते हैं वो पत्तियों की निचली सतह से इसके निम्फ और एडल्ट, यानी पायरिला के निम्फ एंड एडल्ट्स पत्तियों की निचली सतह से जूस का सकिंग करते हैं। फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल इट इम्पॉर्टेंट पैरासिटाइड इज ए लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट एपिराइकेनिया मेलैनोल्यूका, यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए, यानी पायरिला का बायोलॉजिकल तरीके से कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरासिटाइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि लेपिडोप्टेरन ऑर्डर इंसेक्ट से संबंधित होता है, जिसका साइंटिफिक नेम एपिराइकेनिया मेलैनोल्यूका होता है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर का जो शुगरकेन का इंसेक्ट है टॉप बोरर है, तीसरे नंबर का जो शुगरकेन का इंसेक्ट है वो टॉप बोरर है, इसका साइंटिफिक नेम ट्राइकोराइजा निबेल्ला होता है। यानी टॉप बोरर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो शुगरकेन के टॉप बोरर का साइंटिफिक नेम ट्राइकोराइजा निबेल्ला होता है। रिमार्क इसमें क्या दिया है? डैमेज एट लेटर स्टेज काज बंची टॉप ऑफ शुगरकेन, यानी शुगरकेन में जो बंची टॉप होता है यह टॉप बोरर काज करता है। कब करता है? तो डैमेज एट लेटर स्टेज, यानी कि लेटर स्टेज पर यह डैमेज करता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम कार्बोफ्यूरान 3G की 20 किलोग्राम प्रति मात्रा, यानी कार्बोफ्यूरान 3G की 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। चौथे नंबर का शुगरकेन का जो इंसेक्ट है व्हाइट फ्लाई है। चौथे नंबर का जो शुगरकेन का इंसेक्ट है वो व्हाइट फ्लाई, इसका साइंटिफिक नेम एल्यूरोबोलस बोरोडेंसिस होता है। एल्यूरोबोलस बोरोडेंसिस होता है। नेक्स्ट है मिलीबग। मिलीबग का साइंटिफिक नेम सैकेरिकोकस सैकेरी होता है, यानी मिलीबग, यानी शुगरकेन के मिलीबग का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो सैकेरिकोकस सैकेरी होता है। नेक्स्ट है रूट बोरर, यानी कि शुगरकेन के रूट बोरर का क्या नाम होता है? तो इमेलोसेरा डिप्रेसेल्ला होता है, यानी रूट बोरर है शुगरकेन का जो रूट बोरर होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो इमेलोसेरा डिप्रेसेल्ला होता है। इंटरनोड बोरर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो काइलो सैकेरीफैगस इंडिकस होता है, यानी कि इंटरनोड बोरर, यानी शुगर केन के इंटरनोड बोरर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो काइलो सैकेरीफैगस इंडिकस होता है। नेक्स्ट है गुरदासपुर बोरर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो एसिकोना स्टेनियल्ला होता है, स्टेनियल्ला होता है। फिर से गुरदासपुर बोरर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो गुरदासपुर बोरर का साइंटिफिक नेम होता है एसिकोना स्टेनियल्ला होता है। टर्माइट का साइंटिफिक नेम ओडोंटोटर्मस ओबेसस होता है, ओडोंटोटर्मस ओबेसस होता है। नेक्स्ट important question related to sugarcane cultivation. Important question related to sugarcane cultivation. Inflorescence of sugarcane is called arrow. Next point, high dose of nitrogen decrease the sucrose content. Next point, most critical stage for irrigation is formative stage. Next point, most popular planting method in North India, flat bed methods. Bricks reading should be for the
पेपर प्रॉपर मैच्योरिटी 16 से 18 TSS, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स। सॉइल्स विच आर अनसुटेबल फॉर शुगर केन इज सैलाइन सॉइल्स, यानी कि शुगर केन के कल्टीवेशंस के लिए जो सबसे खराब सॉइल्स होती है वो आपका सैलाइन सॉइल्स होती हैं, सैलाइन सॉइल्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नोबल केन किसे कहते हैं? सेकेरम ऑफिसिनेरम को कहा जाता है और इसी पे सबसे ज़्यादा TS वेंकटरमन ने काम किया था, इसीलिए इन्हें शुगर केन बिजार्ड के नाम से जाना जाता है। अर्धशाली शुगर केन प्लांटिंग कब किया जाता है? तो आधा महीना यानी जून जुलाई के महीने में किया जाता है। कितना मंथ लेता है, कितना ड्यूरेशन होता है इसका? तो 18 मंथ का ड्यूरेशन लेता है। स्टेट हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन तमिलनाडु है, जबकि एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अर्थिंग अप इन शुगर केन शुड बी डन जून जुलाई, यानी कि शुगर केन में मिट्टी चढ़ाई का कार्य कब किया जाता है? तो वहीं आधे महीने यानी कि जून जुलाई के महीने में किया जाता है। नेक्स्ट है, अर्थिंग अप इन शुगर केन इज इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस इन महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में अर्थिंग अप जो शुगर केन में किया जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस होता है। टाइंग शुड बी डन इन मंथ ऑफ अगस्त, यानी टाइंग की प्रोसेस शुगर केन में किस महीने में किया जाता है? तो शुगर केन में टाइंग की में जो बेस्ट मंथ होता है वो आपका अगस्त का महीना होता है। नेक्स्ट है स्पेसिंग रो टू रो, यानी रो से रो का स्पेसिंग कितना रखा जाता है? तो शुगर केन में रो से रो का स्पेसिंग जो होता है वो 90 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ वाइल्ड केन, यानी वाइल्ड केन किसे कहते हैं? तो सेकेरम स्पॉन्टेनियम को कहते हैं। नेक्स्ट है, बर्निंग ऑफ केन्स इज डन फॉर, यानी कि जो केन्स का बर्निंग होता है किसके कारण होता है? तो इम्प्रूव सुक्रोज एंड जूस क्वालिटी, यानी कि जूस की क्वालिटी एंड सुक्रोज की जूस की क्वालिटी एंड सुक्रोज को इम्प्रूव करने के लिए बर्निंग ऑफ केन्स किया जाता है, यानी कि शुगर केन को जलाया जाता है। यानी शुगर केन को क्यों जलाया जाता है? तो सुक्रोज को इम्प्रूव करने के लिए और जूस की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए केन को जलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन केन इंडिजिनस टू नॉर्थ एंड साउदर्न इंडिया सेकेरम बारबेरी, यानी कि इंडियन केन इंडिजिनस टू नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया, यानी पूर्वी भारत और उत्तरी भारत और पूर्वी भारत में जो इंडिजिनस इंडियन केन होता है वो कौन सा होता है? तो सेकेरम बारबेरी होता है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला यही केन होता है। नेक्स्ट सेशन में हम चिकपी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्रोनॉमी का से संबंधित 8वां कल्टीवेशंस है। एग्रोनॉमी से संबंधित यह 8वें प्रकार का कल्टीवेशंस है। थैंक यू एवरीवन गाइस।